आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाओं और आशाओं के साथ आपका पुनः स्वागत अभिनंदन है। आज की जो कक्षा है वर्णमाला पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हम वर्णमाला के अन्य जो बचे हुए भाग हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे मोस्टली व्यंजन पर। स्वरों की बात कर चुके हैं हम। स्वरों से संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्न जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर हम लोग एक विस्तृत चर्चा पिछले वीडियोज में कर चुके हैं और आप उन वीडियोज को पुनः देख सकते हैं। आप अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम तक पहुंचा सकते हैं, तो बने रहें हमारे साथ। तो आइए देखते हैं वर्णमाला पार्ट 3 में आज की कक्षा में सबसे पहली शुरुआत तो मैं यहाँ से करूँगा कि व्यंजन किसे कहते हैं और ये व्यंजन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जामिनर हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप पूरे मनोवेग से वीडियो देखिएगा और अपने नोटबुक पर नोट भी करने का प्रयास करिएगा। तो व्यंजन, सबसे पहला प्रश्न तो पूछा जाता है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये मान के चलें कि व्यंजन वे होते हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है, स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, यानी ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। इनका उच्चारण होता कैसे है? इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जहाँ पर स्वर होंगे, अगर आप किसी व्यंजन वर्ण को बोलेंगे तो पक्की बात है कि स्वर आना चाहिए। बगैर स्वर के आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल अलग बात है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, ये बात हमने बोल दिया आपसे। और होता कैसे है तो आप बताइएगा। व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में, व्यंजन वो होगा जिनके उच्चारण में स्वर शामिल होगा, ये बात अलग है। व्यंजन वो होगा जिसका उच्चारण बगैर स्वर के संभव नहीं होगा। ये बात क्लियर है। व्यंजन वो होता है जिसका उच्चारण बगैर स्वर के नहीं हो सकता है। ये बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर सकता है एग्जामिनर? तो व्यंजन की संख्या पूछ सकते हैं कि व्यंजन की संख्या कितनी है। तो आप जब संख्या पूछेंगे तो आप 35 बताइएगा, और जब आपसे मूल संख्या पूछेंगे तब आप 33 बताइएगा, और जब आपसे व्यंजनों की कुल संख्या पूछी जाएगी तो आप 39 बताइएगा। ये बात ध्यान देना। तो व्यंजनों की कुल संख्या होती है 39, मूल संख्या होती है 33, और जब आपको संख्या का जवाब देना है तो आप 35 जवाब दीजिएगा। ये बहुत ही जरूरी पहलू है। मैं ये मान के चलता हूँ कि इसको जो निष्कर्ष है आप आगे समझ पाएंगे। अभी तो फिलहाल ये इतना मान के चलें कि ये संख्या संबंधी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और हमें कुछ इस तरीके से इसे अपने जहन में बसा लेना है। हाँ, एक बात और मैं करना चाहूँगा कि अगर आपका एग्जामिनर ये कहता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है और विकल्प कुछ इस तरीके से बनाता है 32, 33, 36, 39, ऐसे करके देता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपने कोई कसम नहीं खाई है। ये बात ध्यान देना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नहीं सोचना कि हमने कसम खा लिया है और हमें 35 ही बताना है। 35 विकल्प में नहीं मिलेगा तो हम तो एग्ज़ाम छोड़ करके भाग ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ये मान के चलें आप कि आपको जवाब देना है। उस समय जवाब क्या होगा? उस समय जवाब हमारा 33 माना जाएगा। ये बात ध्यान रखें। 35 भी है, संख्या का जवाब 35 है, मूल संख्या 33 है और कुल संख्या 39 है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, परंतु वैकल्पिक व्यवस्था पर हमें निर्भर रहना होता है। वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। तो ये चीज़ अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ। और अगली बात मैं करूँगा कि ये संख्या के बाद आपका एग्जामिनर आपसे सीधी बात करता है कि व्यंजन के प्रकार कितने हैं। और जब ये प्रकार की बात आएगी तो आप हमेशा उत्तर दीजिएगा व्यंजन के 4 प्रकार हैं। इसी क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मूल विभाजन, व्यंजनों का मूल विभाजन कितने रूपों में होता है, तो 4 ही जवाब देना है। बात वही है। वो जानते हैं क्या करना चाह रहे हैं, जिससे आपको एक नई शब्दावली आपके साथ जब जुड़े तो आपको ऐसा लगे कि मैंने इसको तो अध्ययन ही नहीं किया है, तो हम जवाब क्या दे पाएंगे। ये कन्फ्यूजन ही तो एग्ज़ाम है। यही तो समस्या है वहाँ जब हम परीक्षा हाल में बैठे होते हैं।
इसी का निराकरण करना है और आपको शब्दावलियाँ भी खूब समझनी होती हैं और इसे विशेष ध्यान दें आप। ये मान के चलें कि जब वो प्रकार पूछेगा तो आप 4 बताइए और जब आपसे मूल विभाजन करके बात करें तब भी 4 बताइए। मेरा कहना है आप वहीं बने रहें जहां आप प्रकार का जवाब दे रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रहे। बात समझें, जब प्रकार की बात आई है तो मैं शुरुआत करता हूं। पहला स्पर्श व्यंजन, पहला है स्पर्श व्यंजन और दूसरा है ऊष्म व्यंजन, तीसरा है अंतस्थ व्यंजन और आपका चौथा है संयुक्त व्यंजन। ये 4 हैं, 4 प्रकार हो गए, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये आपका जो मूल विभाजन है व्यंजनों का कुछ इसी अभिप्राय में होता है, ये बात ध्यान रखें। अब समझें कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन आएगा, उसमें कौन कौन आएगा, किस तरीके से हम इसे याद रख पाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें तो मैं यहाँ पर इसका एक उपनाम लिखूँगा, इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। इसे कहा जाएगा वर्गीय व्यंजन, इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जो ऊष्म व्यंजन है, जो स्पर्श व्यंजन है, उसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। वर्गों की संख्या कितनी है? 5। वर्ग से तात्पर्य हमारा क्या है? एक वर्ग हमारा का, दूसरा चा, तीसरा टा है और ये ता और ये पा। वर्ग का मतलब उस लाइन से है, उस रेखा से है जिसमें 5-5 अक्षर हैं और जिसे हम बचपन में बड़ी सरलता से याद करते आए हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ऐसा कुछ पढ़ते आए हैं। ये वही लाइन है, ये वही वर्ग है जो हमें एक प्रवाह देता था उच्चारण के समय, जो एक निश्चित तरीका हमें बताता था कि हमें किस तरीके से अपने वर्णमाला को याद करना है। तो एक बेहतर जो अभिप्राय, एक जो लाइन हमें मिली थी, वो जो रेखा हमें मिली थी, तो एक एक वर्ग अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो का वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर आपको मिले होंगे। वही वर्ग है, ये मान के चलें। मुझे लग रहा है कि आप ये बात समझ चुके होंगे। वो वर्ग नहीं, आप मैथ में तो बिल्कुल ना जाएं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग से बस इतना मतलब, इतना अभिप्राय है कि इस खाने के सारे अक्षर, इस लाइन के सारे अक्षर, इस लाइन के सारे अक्षर, तो 5-5 अक्षर प्रत्येक वर्ग में है। ये बात आपको अब पता चल गई। तो मैं बात वही कर रहा था कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत वो 5 वर्ग के अक्षर शामिल हो जाएंगे, यानी कुल मिला जुला करके वो 25 वर्ण यहाँ शामिल होने वाले हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा बहस करने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है ये बात आप समझ पाए होंगे। 25 वर्ण ये शामिल हो गए कहाँ पर? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। और वो कौन कौन से हैं? वो 5 वर्ग वाले हैं। अगली बात समझें, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कितने आएंगे? 4। बड़ी अच्छी बात है, याद करना बहुत सरल है। 4 अंतस्थ में भी 4 है और संयुक्त में भी 4 है। इसका मतलब आसानी से तो हमें याद हो जाएगा, क्योंकि सब में 4-4 ही है। तो कुछ बड़ा फार्मूला तो है नहीं, बड़ा उलट फेर नहीं है, आराम से ये याद कर सकते हैं हम। तो 4-4-4। बस बात इतना है, ऊष्म किसे कहेंगे, अंतस्थ किसे कहेंगे, संयुक्त किसे कहेंगे, ये बात मैं आपसे बता दूं कि ये परिभाषा तो आपसे कतई नहीं पूछी जाएगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को इतना समझ जाएं कि अगर हमें किसी दूसरे के सामने इस भाव को प्रकट करना हो, इस बात को रखना हो, तो हम भी अपने भावार्थ में पूरी तरीके से जवाब दे पाएँ। तो समझिएगा ज़रा, ऊष्म किसे कहते हैं? ऊष्म का मतलब होता है जब हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हों और वो हमें सबसे ज़्यादा, हमारे तंतुओं पर घर्षण हो रहा है, और फिर ज़्यादा जब घर्षण होगा तो गर्मी होगी, तो सबसे ज़्यादा गर्म वर्ण किसे कहेंगे, ये मान के चलें। इसका सीधा सीधा मसला यही है, ऊष्म का मतलब गर्म। तो इसमें आपकी वो तीनों सा आएंगे, ये ध्यान देना, तीनों सा आ जाएंगे और एक वर्ण ये हा आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तीनों सा और हा। और अगर हम अंतस्थ की बात करें तो इसमें आएगा, अंतस्थ किसे कहेंगे ये बात समझ लीजिए। अंतस्थ का मतलब क्या होता है? अंतस्थ का मतलब होता है जब किसी वर्ण का उच्चारण कुछ इस तरीके से हो रहा हो कि हवा हमारे कंठ से सीधा पास हो रही हो, किसी अन्य स्पर्श या कोई अंग स्पर्श ना कर रहा हो,
जैसे न जिह्वा का कोई संपर्क हो, न तालु का कोई संपर्क हो, न दंत का कोई योगदान हो, वो सीधी हवा पास हो रही हो, अंदर से आ रही हो, तो हम इसे अंतस्थ बोलेंगे। नाम से ही स्पष्ट है ये बात। या, रा और आपका ला और ये वा, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिन्हें हम अंतस्थ की संज्ञा देते हैं। संयुक्त में समझिएगा, संयुक्त का मतलब तो बिल्कुल आप, मुझे बहुत कुछ करने की आवश्यकता इस पर नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। संयुक्त का मतलब जो कम से कम 2 वर्णों से मिला हो, और वर्ण तो मैं ये आपको विश्वास के साथ बता दूं कि अधिकतम 2 ही वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, जिसमें छा आएगा, त्रा आएगा और स्रा आएगा और एक आपका ज्ञा आएगा। ये 4 ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम संयुक्त कहते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये बात अगर क्लियर है तो मैं मानता हूं कि आप पूरी तरीके से स्पष्ट कर पा रहे होंगे। स्पर्श व्यंजन जो 25 हैं, ये वर्गों की बात थी। उस व्यंजन मैंने आपको बता दिया, थोड़ी सी ज़्यादा घर्षण करते होंगे। अंतस्थ जो कहीं स्पर्श नहीं करते हैं, सीधा कंठ से हवा मार्ग से बाहर चले आते हैं, ये मामला था। और फिर संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो कम से कम 2 वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं इस पर थोड़ा सा और चर्चा कर दूँ आपके साथ। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, किस प्रारूप में आ जाता है। ये जो संयुक्त व्यंजन हमने लिखा है, इसको थोड़ा सा यहाँ मैं लिख करके आपको दिखा रहा हूँ। छा और एक आपका लिखा है त्रा और एक आपका लिखा है स्रा और एक आपका लिखा हुआ है ज्ञा। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि कौन सा वर्ण, ये जो संयुक्त है, ये किस किस से मिलकर के बना हुआ है। ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, क्योंकि आप, मैं ये मान के चलता हूँ, बहुत से कंपैरेटिव एग्जाम में आप बैठते होंगे और पेपर दे चुके होंगे, दे भी रहे होंगे। नहीं दिया है तो आपने पेपर के प्रारूप को जरूर देखा होगा। मैं इस आशा विश्वास के साथ आपसे जुड़ा हूँ और मुझे ये बात पता है कि आप पूरे मनोवेग से वीडियोज़ को देख रहे होंगे। आप सहजता अपने टाइम को बचा भी सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप बहुत ज़्यादा तीव्र गति से पढ़ करके किसी भी चीज़ का अध्ययन उतना नहीं कर पाएंगे जितना आप सहजता से करते हैं, नम्रता से करते हैं। और आप बहुत ही अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करें, जिससे ये चीज़ अब आपके साथ दोबारा मिस ना हो। तो छा किन से बना हुआ है ये बात जाने। छा बना हुआ है आधा का, ये बात ध्यान देना, का आधा है और पूरा ये वाला सा है, खष्टी सा, ये पूरा है। इसमें एक बात और ध्यान देना, का आधा रहेगा, ये बात हमेशा ध्यान देना, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा आपको मूर्ख बना सकता है। कुछ इस तरीके से कर सकता है, का पूरा कर सकता है, इस सा को आधा कर सकता है, या का को भी आधा लिख दे, इसको भी आधा लिख दे। तो ये दोनों प्रारूप गलत माने जाएंगे, इस बात को विशेष ध्यान देना। ये जो लिखा हुआ है यही सही है, इसीलिए इस पर फोकस कर रहा हूँ। बार बार ये चीज़ आपके सामने दिशा निर्देशित कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। आगे देखिएगा, त्रा किससे बना है, तो कौन आधा होगा नियमता, अब आपको पता ही चल गया होगा, ता आधा होगा, रा पूरा रहेगा। स्रा में देखिए बड़ा सा से मिलके बना है, लेकिन ये आधा है और पीछे रा रहेगा। ये देखिए ये जा इसमें है, जा आधा रहेगा और यहाँ ये पूरा रहेगा। ये मसला समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है बात। तो मान के चलूँ कि संयुक्त व्यंजन की प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। संयुक्त व्यंजन 4 हैं और ये किन किन वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं और कौन सा वर्ण आधा होता है। तो एक बार में ये बात आपको याद आ जाएगी कि पहला ही वर्ण हमेशा आधा होता है। ये बात क्लियर है। तो मेरा मानना है कि आप इसे नोट कर चुके होंगे और मैं ये मान के चलूँ कि आप समझ भी गए होंगे। कोई समस्या होगी तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बार बार ये बात करता रहता हूँ। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें। तो व्यंजनों का मूल विभाजन हम लोग समझ पा चुके होंगे कि मूल विभाजन जो 4 है, जिसमें आपने ये अभी देखा। अब जरा ध्यान देना, अगला प्रारूप क्या ये बनाएंगे, ये कहते हैं कि व्यंजनों का जो अन्य प्रकार है, यानी अभी तो हमने मूल विभाजन किया था, व्यंजन के अन्य प्रकार कैसे होंगे, अन्य विभाजन कैसे किए जाएंगे। तो इसका मैं एक अलग तरीका आपको बता दे रहा हूँ, व्यंजन का अन्य विभाजन, ये मान के चलें। और इसमें पहला होगा कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर। अब जरा समझिएगा, इसमें कंपन का मतलब हुआ कि हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हों और कंपन ना के बराबर हो तो वो कंपन विहीन माना जाएगा। और अगर हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हो तो हमारे तंतुओं में ज़्यादा कंपन हो रहे हो तो वो कंपन युक्त माना जाएगा।
ये बात क्लियर है। इसी आधार पर इन्होंने कंपन के आधार पर व्यंजन को विभाजित कर दिया, और कंपन के आधार पर दो प्रकार का होता है, इस बात को जरा ध्यान दें। एक होगा अघोष और एक होता है सघोष। अघोष सघोष, एक बात और समझ लें हम लोग, सघोष को केवल घोष भी लिख करके पूछा जा सकता है, मतलब बात वही है, अघोष और सघोष। समझना जरा, अगर मैं अब आपसे ये कहूँ कि प्रत्येक वर्ग का, वर्ग की अगर बात करूँ तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं? 5। अभी हम लोगों ने देखा भी, स्पर्श व्यंजन के दौरान हमने इस चीज़ को समझा भी। कितने वर्ग हैं? 5। प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर हैं? 5। कुल वर्गों में कितने अक्षर हैं? 25। ये सारी बात आप क्लियर कर चुके हैं। अब समझना, अगर मैं कहूँ कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, तो इस बात को समझ पा रहे होंगे आप। पहला दूसरा का मतलब हुआ, जैसे पहला वर्ग का है तो का वर्ग में पहला अक्षर का होगा और दूसरा खा, पहला दूसरा, यही तो। और फिर चाछा होगा, टाठा होगा, ताथा होगा, पा और फा होगा। ये पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा और पहला दूसरा, ये बात हो रही है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है। मेरा कहना बस इतना है, एक लाइन में आप समझ जाएं, का, खा, गा, घा और अंगा, ये 5 अक्षर हैं। मान के चलें एक वर्ग में, एक वर्ग में कितने अक्षर हैं? 5। प्रत्येक वर्ग का, ये सारे वर्ग के साथ यही मामला चलेगा, लेकिन एक वर्ग के साथ हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला दूसरा क्या है? अघोष है। समझ गए? तो पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग का क्या माना जाएगा? अघोष माना जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर अघोष, ये बात हमने यहाँ उल्लिखित किया। और जरा ध्यान देना, और 3 सा, ये जो तीनों सा हैं ये भी किस में आएंगे? अघोष में। बस इतना याद रखना कि अघोष वर्णों में कौन कौन आएंगे? ये जिनका उच्चारण करते समय कंपन ना के बराबर होता होगा हमारे तंतुओं में, उन्हें हम अघोष कहते हैं। ये मामला यहाँ सामने है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, और ये तीनों अघोष होंगे। सघोष में देखिए, अब लिखा जाएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या होता है? सघोष होता है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वो क्या होगा? सघोष होगा। और एक जो यहाँ ऊष्म से हट करके बाहर आया है, जिसे हम काकल्य वर्ण कहते हैं, यानी हा, वो भी क्या है? सघोष माना गया। तथा प्लस स्वर, स्वर कितने हैं? स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या 11 है, प्लस ये 11 स्वर, कुल मिला जुला के कितने हो गए? काउंट कर सकते हैं, 3, 4, 5। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा लिखा है। कितने वर्ग हैं? 5। एक वर्ग के कितने अक्षर उठाए जा रहे हैं? 3। तो 5 तियाँ 15 अक्षर ये हो गए, और एक ये 16, और 16 और ये आपका 11। तो आप इससे जोड़ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, उसमें कुछ करना नहीं है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, हा भी इसमें शामिल है, स्वर इसमें शामिल है, ये 11 हो गए। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी शामिल है, या, रा, ला और वा, ये इतने हैं। अब इनको अगर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का 3 अक्षर लिया गया तो 5 वर्ग का यानी 15 अक्षर हो गए, और एक आपका ये 11 स्वर हो गए, और 4 ये हो गए, और एक हा हो गया। कुल मिला जुला के कितने हो गए? 4, 1, 5, 6, 11 हो गया, यानी 31 वर्ण आएंगे। सघोष वर्णों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो कितना बताना है आपको? 31 बताना है, क्योंकि अभी आपके सामने स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा स्वर और ये अंतस्थ वर्ण जो हमारे हैं। और अघोष में संख्या अगर पूछ ली जाए तो कितना बताओगे आप? अघोष में अगर आपको बताना है तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, यानी 2-2 अक्षर एक एक वर्ग के, यानी 10 ही तो होंगे। 10 और 3 ये 13। तो अघोष वर्णों की अगर संख्या पूछी जाए तो आपका जवाब कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि अघोष और सघोष आप क्लियर कर पाए होंगे। क्लियर है बात? नहीं है, इसमें कुछ करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान देना, अघोष
पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा होता है। सघोष 3 4 5 होता है, उसमें कुछ बारीकियां हैं उन्हें याद रखें। स्वर सभी सघोष होंगे, हा सघोष होता है, अंतस्थ को भी सघोष माना जाता है। इनकी संख्या कुल मिला के 31 हो जाएगी और अघोष की संख्या आपके सामने उल्लिखित है, ये 13 हो जाएगी। ये बात क्लियर है, तो मैं इसे अब मिटा देना चाहता हूँ। कंपन के आधार पर अगर आप स्वरों की पहचान अब कर पाए हैं तो अब जरा ध्यान देना, अगला विभाजन क्या है, वायु प्राण के आधार पे। वायु प्राण के आधार पे मतलब इसका क्या है, वायु प्राण के आधार पर। वायु प्राण का मतलब हुआ कि कौन सा वर्ण बोलने पर ज़्यादा वायु हमारे मुख से बाहर चली जाती है और कौन सा वर्ण बोलने पर कम मात्रा में वायु बाहर जाती है या ना के बराबर जाती है। तो इस आधार पर एक प्रकार इसका विभाजन किया गया और वो विभाजन भी कुछ इसी तरीके से रहा। वायु प्राण भी ये 2 प्रकार के होंगे। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण वर्ण और दूसरा है महाप्राण वर्ण। यहाँ समझना, फिर से मामला वर्गों की है, इसलिए मैंने बार बार कहा वर्ग बहुत ध्यान देना। वर्ग 5 होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, वर्गों में कुल अक्षरों की संख्या 25 होती है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी चर्चा बार बार हो रही है। तो अल्प प्राण में देखिएगा, यहाँ आपको ये नोट कर लेना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर क्या होगा, अल्प प्राण होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक वर्ग की बात अगर हम समझें तो प्रत्येक वर्ग का क्या कह रहे हैं, पहला का मतलब का, तीसरा का मतलब गा और 5वां का मतलब ये अंगा है कि नहीं है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां होता क्या है, अल्प प्राण होता है, यानी इसमें वायु कम मात्रा में बाहर जाती है। क्लियर है ना इनका उच्चारण करते समय। तो ये अल्प प्राण में आ गया। फिर ध्यान देना, या रा ला वा, या रा ला और वा, ये क्या है, ये भी आपके अल्प प्राण की ही कैटेगरी में आएंगे। ये बात क्लियर हो गई। या रा ला वा अल्प प्राण है। साथ ये भी जान लें, जो स्वर हैं, स्वर कितने, 11, ये स्वर भी कहाँ आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। ये बात ये शामिल करने वाले व्यक्ति का भी नाम याद कर लें आप, कामता प्रसाद गुरु जी ने ये कहा था पहली बार कि सभी स्वर भी क्या हैं, अल्प प्राण। कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा कि सभी स्वर अल्प प्राण है, ये बात ध्यान रखें। तो अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर होगा। अंतस्थ जो वर्ण है ये भी अल्प प्राण में आएंगे तथा हमारे सभी स्वर, यानी सभी स्वर का मतलब 11 स्वर, अंक और आहा का तो बार बार कहीं आपको प्रयोग करना ही नहीं है क्योंकि वो अयोग वाह साबित हो चुके हैं शुरुआत में ही, ये मान के चलें। तो स्वरों की संख्या 11 और ये सब मिला करके अल्प प्राण कहे जाएंगे। काउंट कर सकते हैं इनकी भी संख्या। ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां, यानी कुल कितने अक्षर हो जाएंगे, 15 और ये 4 और ये 11, कितने हो गए, 30। यानी अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी मानी जाएगी फिर, 30। कामता प्रसाद गुरु जी का भी योगदान ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा है कि पहली बार बोला है कि जितने भी स्वर हैं वो क्या हैं, अल्प प्राण है। इस बात को याद रखिएगा। आगे समझें, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का अब ये कहने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं बची क्योंकि अब आप समझ रहे होंगे 1 3 5 हो चुका, तो बचा क्या है, 2 और 4। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर, ये क्या होता है, महाप्राण होगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण की कैटेगरी में आएगा। यानी अगर एक वर्ग का चेक करें, दूसरा का मतलब खा और चौथा का मतलब घा, ये क्या है, ये महाप्राण है। और अगर इस तरीके से काउंट कर लिया जाए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 10। तो कितने अक्षर आ जाएंगे टोटल, 10 यहाँ आ जाएंगे। और क्या है, जितने ऊष्म व्यंजन हैं, ये बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा, ये भी कहाँ आएंगे, महाप्राण में। अब आप जोड़ सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 14 हो जाएगा। यानी महाप्राणों की संख्या 14 है और अल्प प्राण की संख्या कितनी है, 30। और हमने आपको बार बार ये बात शुरुआत में ही, जब संख्याओं का खेल जो पहला टॉपिक था हिंदी वर्णमाला से संबंधित वर्णमाला पार्ट 1, उसमें हमने आपको बताया हुआ है
कि साधारण वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में साधारण वर्ण कितने हैं, तो आपने जवाब दिया था 44। मूल वर्ण कितने हैं, तो आपने जवाब दिया था 44। और आप जोड़ भी सकते हैं 30 ये और 14 ये मिला के कितने हो रहे हैं 44। यानी हम उन्हीं साधारण वर्णों को, उन्हीं मूल वर्णों के बारे में अल्पप्राण या महाप्राण, अघोष या सघोष जैसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और यहाँ से संबंधित प्रश्न हमारे एग्जामिनर हमसे पूछते हैं। ये बात क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ें। यानी हमारा काम हो गया कि हम लोग ये जान चुके कि व्यंजन का जो अन्य विभाजन होता है वायुप्राण के आधार पर 2 होता है और कंपन के आधार पर भी कितने होते हैं 2 होते हैं। ये बात क्लियर हो गई है। तो अगली टॉपिक आप समझें, उच्चारण के आधार पर ये जो व्यंजन के प्रकार हैं ये ऐसे तो बहुत कम पूछे जाते हैं फिर भी, लेकिन इसका जो अंतरा है यानी अर्थात कहने का मतलब इसके अंदर की जो टॉपिक है वहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है। पहला तो ये मान के चलें कि एक होगा स्पर्शी व्यंजन। ऐसे करके पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन स्पर्शी व्यंजन है और कौन नहीं है। दूसरा है संघर्षी और तीसरा है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी और चौथा हो गया नासिक्य वर्ण। ये सारी बातें वर्णों पर ही तो चल रही है। स्पर्शी व्यंजन का मतलब स्पर्शी वर्णों की बात करूंगा मैं, संघर्षी व्यंजन का मतलब संघर्षी वर्णों पर, स्पर्श संघर्षी का मतलब स्पर्श संघर्षी पर, नासिक्य वर्ण, और एक आपका होगा संघर्षहीन वर्ण। तो अब जरा समझें हम। पहली बात तो हमें 8 पढ़ना है, लेकिन इस बात को ध्यान दें स्पर्शी व्यंजन का मतलब क्या होता है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हों तो हमारी जिह्वा, हमारे तालु, हमारे दंत, हमारे मसूड़े कहीं ना कहीं हवाओं के माध्यम से छू रहे हों। अर्थात जब हम किसी वर्ण को बोल रहे हों तो या तो वो हवा जा करके हमारे जीवा को स्पर्श कर रही हो, हमारे तालु को स्पर्श कर रही हो, यानी कहने का तात्पर्य हो कि कहीं ना कहीं जरूर ये स्पर्श होगा, इसी वजह से स्पर्शी बोल रहे हैं। संघर्षी का मतलब होता है वो घर्षण वाला मसला है जो पहले ही बताया जा चुका, जहाँ पर तालु, हमारी जीवा जाकर के तालु को स्पर्श करने लगे तो मान के चले वो संघर्षी हो जाएगा। और स्पर्श संघर्षी का ये मिक्स रूप, यानी स्पर्शी भी हो और संघर्षी भी हो, उसे स्पर्श संघर्षी कहेंगे। नासिक वर्ण का मतलब होता है जिनका जब उच्चारण करें, ऐसे वर्ण का उच्चारण जब हम करते हैं तो हवा नाक से भी पास होती है, गुजरती है। और संघर्षहीन का मतलब हुआ कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ना तो स्पर्श कहीं होता हो और ना ही कहीं पर घर्षण होता हो। ये बात क्लियर हो गई है। तो अब समझें स्पर्शी में कौन कौन आएगा, तो वर्ग आएंगे, का वर्ग, ये मैं लिख दे रहा हूँ इस वजह से जिससे आप समझ पाएं। का वर्ग कहने का मतलब हुआ उस वर्ग के सभी अक्षरों को लेना है। ध्यान देना, अभी जितना बोलूँगा उतना समझिए। का वर्ग, टा वर्ग, चा को छोड़ दिया हमने तो आप भी छोड़ देंगे। का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये वर्ग यहाँ से हटा करके मैं पीछे लिख दे रहा हूँ, यानी इनके वर्गों की बात हो रही है। का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। कौन सा वर्ग गायब है? चा वर्ग गायब कर दिया है, तो आप भी उसे हटाइएगा। का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ करूँगा, वर्ग का प्रथम 4 अक्षर यानी 5वां नहीं रहेगा। जैसे एक वर्ग से समझिए का, खा, गा, घा और एक ये आपका अंगा, ये 5 है ना एक वर्ग में। इन्होंने कहा कि स्पर्शी व्यंजन होगा का वर्ग का प्रथम 4 अक्षर। इसका मतलब का वर्ग का प्रथम 4 अक्षर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, लेकिन ये अंतिम नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, लास्ट वाला नहीं होगा। प्रत्येक वर्ग का प्रथम 4 अक्षर का, खा, गा, घा इतना होगा, अंतिम वाला नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई? तो समझिएगा। तो ऐसे ही टा वर्ग का भी प्रथम 4 अक्षर, ता वर्ग का भी प्रथम 4 अक्षर, पा वर्ग का भी प्रथम 4 अक्षर, लेकिन अंतिम नहीं होगा। एक कैलकुलेशन करके आप हमें बताइएगा तो स्पर्शी व्यंजनों में कितने वर्ण आ गए? जब 4 ही वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग के 4 ही अक्षर ले रहे हैं
1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 और प्रत्येक वर्ग के 4 अक्षर, तो कुल मिला के कितने अक्षर हो जाएंगे? 16। मेरा मानना है इस बात को आप समझ पाए होंगे। क्लियर है बात? दूसरी बात समझिए, संघर्षी कैसे याद रख पाएंगे? यहाँ ध्यान देना, संघर्षी में वो सभी तीनों सा यानी ऊष्म आएंगे, ये होते हैं संघर्षी, ये याद रखिएगा। यानी जो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संघर्षी कहते हैं ऊष्म को। और स्पर्श संघर्षी में क्या आएगा? वो वर्ग जो आपने छोड़ रखा है, चा वर्ग का प्रथम 4 अक्षर, यानी इसका लास्ट वाला इया छोड़ देना है आपको। स्पर्श संघर्षी में चा वर्ग का प्रथम 4 अक्षर आएगा, यानी आपको वो लास्ट वाला इया छोड़ रखना है। नासिक में देखिए, अब प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, 5वां ही तो छोड़ा है ना आप लोगों ने हमेशा, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अर्थात का वर्ग का 5वां अंगा। यहाँ देखिए टाठा डाढ़ा अड़ा, ताथा दादा, फिर लास्ट में ना, पापा बाबा, फिर माँ। इसका मतलब हुआ यहाँ पर आ जाएगा अंगा, इया, अड़ा, ना और एक क्या? माँ। ये लास्ट 5वें अक्षर होते हैं प्रत्येक वर्ग के, वो क्या कहलाते हैं? नासिक के वर्ण कहलाते हैं। और संघर्षहीन वर्णों की अगर हम बात करें तो संघर्षहीन वर्णों में आ जाएगा आपका या आ जाएगा और वा आ जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात आपको यहीं और मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो या और वा है इन्हें ही आप अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? तो ये बात आप बता सकते हैं। या और वा को हम अर्ध स्वर की कैटेगरी में शामिल करते हैं। कई बार ये प्रश्न कुछ इसी तरीके से पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अर्ध स्वर है, तो ये बात ध्यान देना, या और वा अर्ध स्वर है। अगर ये 5 प्रकार आपको समझ में आए होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। 1 2 3 4 और 5, तो आगे बचे हुए 3 प्रकार पुनः मैं आगे आपके सामने उल्लिखित कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। संघर्षहीन का मसला था कि जहाँ पर हवा या घर्षण ना हो। और 6वां देखिएगा, इसमें आएगा एक परकंपित या इसी को कहा जाएगा लुंठित वर्ण। परकंपित या लुंठित वर्ण, जब जिह्वा का अग्रभाग ये कह दें मुड़ने का प्रयास करें, जैसे रा आप बोलेंगे तो आपकी जिह्वा मुड़ेगी, इसे आप लुंठित कहेंगे। या कह दें कि ऐसा वर्ण है ये बहुत जोर से यानी तेजी से कंपन होता है, ये मान के चलें। और इसमें आप इस वर्ण को याद रखिएगा, केवल एक परकंपित या लुंठित वर्ण किसे कहेंगे तो आप याद रखिएगा रा को। और 7वां प्रकार मैं लिख रहा हूँ, इसे भी आप ऐसे ही याद रखेंगे। एक होता है पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण का मतलब होता है जब हवा हमारे जीवा के दोनों साइड से पास कर जाए, जब हवा हमारे जीवा के दोनों तरफ से पास कर जाए, यानी ऐसा कोई वर्ण हो उसका उच्चारण हम कर रहे हो और हवा दोनों तरफ से पास हो, तो हम उसे पार्श्विक वर्ण कहेंगे। इसका उत्तर याद रखिएगा आप, ला है, ये ध्यान रखिए। और 8वां प्रकार मैं लिख रहा हूँ ताड़न जात। इसके बारे में मैं पीछे भी बता चुका हूँ। ताड़न जात को ही फेंका हुआ वर्ण कहते हैं, उच्छिप्त वर्ण कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। ताड़न जात में कौन कौन आता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, डा आएगा और ढा, और जब हम इसका उच्चारण करते हैं अढ़ा और अढ़ा कहते हैं, ये बात क्लियर रखें। तो ताड़न जात में डा और ढा आएगा, पार्श्विक में ला आएगा, परकंपित में रा आएगा। तो व्यंजनों का जो अन्य विभाजन था, मैं ये आशा करूं कि आप इसे भली भांति समझ पाए होंगे। और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आपसे पुनः ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद और पुनः मिलते हैं आपसे नई कक्षा में। नमस्कार।